नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना का कहर हमारे देश में कम हो नहीं रहा। पिछले 24 घंटों में 3.5 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं, 2800 से ज्यादा की मौत हुई है। तो कोरोना से युद्ध में जैसे हम ऐसा लग रहा है कि पस्त हो रहे हैं, परास्त हो रहे हैं। इंतजाम अधूरे, परिणाम नाकामी की तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं। नए केसेस का आंकड़ा 3.5 लाख को पार कर गया है। देश भर से हृदय विदारक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि त्रासदी का यह सिलसिला और कितनी तबाही मचाएगा, कब हमें इससे मुक्ति मिलेगी। तस्वीर नंबर 1, बेदम होता पति, सांस देती पत्नी। तस्वीर नंबर 2, कार पर अर्थी, सिस्टम का अंतिम संस्कार। तस्वीर नंबर 3, सांस का संग्राम, ऑक्सीजन का आपातकाल। मिलिए रेणु सिंघल से। विपत्ति क्या होती है, आंखों के सामने अपनों के दम तोड़ने का दुख क्या होता है, लाचारी क्या होती है, बेचारगी क्या होती है। इन्होंने पल भर में सब कुछ देख समझ और भोग लिया। रेणु सिंघल की बाहों में दम तोड़ता जो शख्स आपको दिख रहा है वो इनके पति थे। जी हां, पति थे, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना के वो शिकार जरूर हुए, लेकिन उनकी जान चली गई उन रहनुमाओं के चलते जिनके कंधों पर सांस बचाने वाली ऑक्सीजन दिलाने की जिम्मेदारी थी। रेणु पति को लेकर अस्पताल निकली, कहीं बिस्तर नहीं मिला, सांसें उखड़ने लगीं, तो अपनी जान की परवाह किए बगैर खुद ही पति को ऑक्सीजन देने का प्रयास किया। कुछ ऐसी ही मारामारी है कि एक पत्नी को कोरोना संक्रमित पति को अपने मुंह से ऑक्सीजन देने का जोखिम उठाना पड़ गया। कोरोना के आंकड़े आसमान छू रहे हैं, तो देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन का रोना है। दिल्ली में तो हालात कहीं से पटरी पर आते नहीं दिख रहे। हर रोज कोई न कोई अस्पताल ऑक्सीजन का संकट भुगत रहा है। ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। कोरोना लगातार आंकड़े ध्वस्त कर रहा है। नए केस 2.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र 66,191 केस, उत्तर प्रदेश 35,311 केस, कर्नाटक 34,804 केस, केरल 28,469 केस, दिल्ली 22,933 केस। कोरोना के आगे तमाम पाबंदियां नाकाफी साबित हो रही हैं, लेकिन सच ये भी है कि हमने तैयारियां की ही कब। जब संभलने का मौका था तो असावधान बने रहे। जब मुसीबत सर पर आ गई तो मोर्चाबंदी करने लगे। हुक्मरानों ने हिंदुस्तान को हरा दिया। मौत अब आंकड़े बनकर रह गई। आज तक ब्यूरो। लगातार केसेस हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा। हमारे साथ इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर सौरभ एमडी विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर नवीद विग एम्स से, डॉक्टर अनिल कुमार पटना एम्स से, डॉक्टर समीर मिश्रा, डॉक्टर अनिल जायसवाल, डॉक्टर समीर मिश्रा जी, ये सभी लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अनिल कुमार, हम आपके पास आना चाहते हैं। अनिल जी, ये जो स्थिति है इससे कोई राहत मिलती हुई दिख रही है? आपको उम्मीद है कि किस तरह से? अनिल जी नहीं है शायद। अनिल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? नवीद जी, दिल्ली की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। नवीद जी, इस वक्त जो ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली में है और खासतौर से एम्स का भी थोड़ा सा हाल बताइए, क्या स्थिति है? देखिए, दिल्ली में इस समय पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। एक्टिव पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं। हॉस्पिटल्स पे बहुत प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर कैसे कम होगा? हम और बेड्स खोल रहे हैं, हम और चीजें कर रहे हैं ताकि जो मरीज हैं हम उनको अकोमोडेट कर पाएं,
लेकिन हमें पेशेंट्स के नंबर को कम करना पड़ेगा जी। हमें अभियान चलाना पड़ेगा ब्रेक द चेन, ताकि नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हुए। इस ब्रेक द चेन के लिए हमें पूरी कंट्री में करना पड़ेगा, हमें हर डिस्ट्रिक्ट में करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट हमारा यूनिट है, मुझे अपने गांव और मुझे अपने शहर में कोरोना टेस्ट की पॉजिटिविटी रेट को 5% से कम करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट क्या कर सकता है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी, मेरे डिस्ट्रिक्ट के जज, मेरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, मेरे डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है कि 5% से कम हम इस मात्रा को ले आए। अभी दिल्ली में 30% है, 30% से 5% करने के लिए बॉम्बे में एक टाइम 26% था, आज वो 14% है। तो हम क्या क्या उपाय करें जिससे ये मात्रा कम हो, ताकि अस्पतालों पे बोझ कम हो, ऑक्सीजन की किल्लत कम हो। अब वैक्सीनेशन, सबको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, 1 मई से तो 18 साल में सबको मिल जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन का असर आने में वक्त लगेगा, 2 महीने लगेंगे उसका असर आने में। हमें तो अभी चाहिए। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें ब्रेक करना है चेन को, और हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है कि हम टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन को बढ़ाएं, मरीजों का घर पे ही इलाज करें। 95% पेशेंट घर पे ही हो जाएंगे, क्योंकि नंबर इतना ज्यादा है, इसलिए पेशेंट ज्यादा अस्पतालों में आ रहे हैं। पैनिक को कम करना है, इस बीमारी का इलाज हो सकता है। अस्पताल में सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को आने की जरूरत है, क्योंकि देखिए नॉन कोविड काम सारा कम हो गया है, सिर्फ कोविड ही हो रहा है। तो हमें अपने देश का अगर ख्याल रखना है तो हमें सब कुछ, हर तरह के मास्किंग पे, मास्क पहनने पे फाइन करना पड़ेगा भाई। अभी भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे ताकि ब्रेक द चेन 5% से कम हो, 30% से 5% पे आना है, और जिस दिन 1% पे आ जाएगा कोरोना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। हमें ये चेन तोड़नी पड़ेगी, जो महाराष्ट्र में भी ब्रेक द चेन जो वाला कॉन्सेप्ट लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहा। डॉक्टर समीर, हम ऐसा क्या करें कि कम से कम अपने स्तर पर अपने आप को बचा पाएं, क्योंकि स्थिति जो देश में है, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स नहीं है अस्पतालों में, वो बहुत ज्यादा डराती है। डॉक्टर समीर मिश्रा। नमस्कार सारे आपके दर्शकों को और देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। इस समय जैसा कि सभी ने, मेरे को पैनलिस्ट भी यही कहेंगे कि कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा है, इससे हर चीज स्ट्रेस्ड आउट है। यानी कि अगर मतलब हॉस्पिटल्स की तो ये हालत है कि अगर मेरे पास 10 बेड हैं तो मेरे पास 100 पेशेंट्स हैं। इसीलिए क्या है कि सप्लाई एंड डिमांड की प्रॉब्लम की वजह से हर चीज ओवर स्ट्रेस्ड है, और यही चीज ऑक्सीजन के बारे में भी ट्रू है। तो हमारे सारे नागरिकों को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को और देश के आम जनता को ये समझना पड़ेगा कि जब चीजें ओवर स्ट्रेस्ड हैं, हर चीज कम मात्रा में है, स्केसिटी है हर चीज की, तो हर चीज को बहुत 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 एक तरीके से कंजूसी से खर्चा किया जाए, सही चीज को सही जगह खर्चा किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंटली कि अगर आप कोरोना को से बच सकते हैं तो व्हाई नॉट। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स भी बोल रहे हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कि भाई 6 फीट की दूरी रखिए, जरूरत ना हो तो घर से मत निकलिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करिए। ये तो एक बड़ी बेसिक चीज है जो कि हमारे सारे सिटीजन्स को समझ में आ जानी चाहिए। और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आई एम वेरी सॉरी टू से, हम लोग बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज लूज कर रहे हैं, जीवन लूज कर रहे हैं। मैं अभी हॉस्पिटल के एक वार्ड से राउंड लेके आया हूँ। हॉरिबल पैथेटिक चीजें हैं। मतलब हमारे पास 10 बेड हैं, हमने उसके अंदर 20 मरीज लिटा रखे हैं, बीच बीच में स्ट्रेचर्स लगा रखे हैं, क्योंकि हम किसी को डिनाई नहीं कर रहे हैं किसी तरीके की चीजें। मगर हर चीज की एक लिमिट है। आपके पास, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर हम लोग का एक छोटा सा परिवार है और हम 4, 5, 6 लोग रहते हैं, और हमारे घर में एकदम से 20-25 लोग भी आ जाएं, तो हम लोग चाय बनाने के लिए दूध की भी शॉर्टेज हो जाएगी साहब। तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज होना या दवाओं की शॉर्टेज होना या बेड्स की शॉर्टेज होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये शॉर्टेज हमारी वजह से क्रिएटेड है, क्योंकि हमने ध्यान नहीं रखा। अगर हमें इस चीज को कंट्रोल कर ले गए तो मैं बता रहा हूं कि बहुत जल्दी, विद इन अ वीक, आप देखिएगा कोरोना का ग्राफ कम हो जाएगा।
मगर अगर इसी तरीके से हम लोग लापरवाही करते रह गए तो आई एम वेरी सॉरी टू से अभी और खराब वक्त आने वाला है। मैं सर, ये सबसे अच्छी बात है हाथ डॉक्टर जोड़ समीर के कि कम से कम आपने यहाँ पर थोड़ी सी जागरूकता की बात कही है और हमारे देश के लोगों को भी जिम्मेदार आप डॉक्टर समीर यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर अनिल इस वक्त हमारे साथ हैं पटना एम्स से। डॉक्टर अनिल, क्या स्थिति है वहां पर? पटना एम्स की क्या स्थिति है? बिहार से क्या खबरें आपको आ पा रही हैं? क्या वहां पर ऑक्सीजन मिल पा रही है? बताइए। नमस्कार सईद जी। मैं आपको बिहार की स्थिति बताना चाहूंगा कि हमारे बिहार में भी वही सेम स्थिति है जो कि आप बाकी जगह का न्यूज कवर कर रहे हैं कि लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमियां हो रही है। लेकिन इन सारे परिस्थितियों के बीच में मैं आपको काफी हैप्पी होकर के मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने कम्युनिटी आउटरीच की जो बात कही थी उसके तहत अभी तक में 5000 लोगों को हॉस्पिटल नहीं आने दिया, क्योंकि वो लोग फोन्स करते हैं कि सर बेड्स दे दो, और हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं रहता था। तो हम लोगों ने उसको टेलीफोन और व्हाट्सएप और कम्युनिटी आउटरीच के माध्यम से कुछ एक कैची सा निमोनिक्स बनाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं अकेला और कुछ फैकल्टी मिल करके 5000 लोगों को हॉस्पिटल आने से रोक सकता है, तो ये कैची जो निमोनिक्स है जो आम पब्लिकों को बहुत फायदा पहुंचा रहा है आज के डेट में, स्पेशली ऐसे लोगों को जिनको बेड्स नहीं मिल रहा है। अगर आप इस पेज को देख पा रहे होंगे जी, तो इसमें मैंने बनाया है डी लैम्प, मतलब कि जब आपको बिल्कुल अंधकार ही अंधकार दिख रहा हो, बेड्स नहीं मिल रहा हो और आप परेशान हो रहे हो, तो ये जो दो चुनौतियां है, एक कोरोना संक्रमण का और दूसरा मानसिक लेवल पे घबराहट और बेचैनी जो होती है, तो एटलीस्ट आप ये डी लैम्प के कंसेप्ट पे ये सारे बेसिक मेडिसिन आप स्टार्ट कर दें। वो डी से मैं बताना चाहूंगा डेक्सामीथासोन है जो कि 6 मिलीग्राम लेनी चाहिए, और एल से लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन है जो बहुत इजी है, सबक्यूटेनियस चमड़े में देना रहता है, ना नस में देना है ना मांस में देना है, और ये देना चाहिए क्योंकि कोरोना हमारे लंग्स को टारगेट करता है और थ्रोम्बस बनाता है, जिस वजह से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता और लोगों का सैचुरेशन कम होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये दवाई जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर लेनी चाहिए, या उन लोगों को जो इंजेक्शन लेने से असमर्थ हैं या कोई हेल्थ प्रोफेशनल या हेल्थ वर्कर नहीं है इंजेक्शन देने वाला, उसके लिए टैबलेट है, टैबलेट एपिक्साबेन 2.5 मिलीग्राम, ये भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। और डी लैम्प का ये जो पार्ट है वो एजिथ्रोमाइसिन है 500 मिलीग्राम, ये एक टैबलेट 5 दिन तक खानी चाहिए। और एम से मॉन्टिलोकास्ट और लिवोसेट्रिजिन है, एक टैबलेट 5 दिन तक खानी पड़ती है। और पांचवा जो बात है वो पैरासीटामोल, हर किसी को पता है कि अगर बुखार हो तो वो देना चाहिए, और बुखार लगातार हो तो हर 6 घंटे पे देना चाहिए। और ये डी लैम्प काफी कारगर है आम लोगों के लिए जो कि कोरोना पॉजिटिव होते हैं और उनका सैचुरेशन 93% से ज्यादा होता है। और अगर आप डेटा की बात करें तो 80 से 95% लोग ऐसे हैं जो हम लोगों को कांटेक्ट किया है जिनको कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं रही है। तो लोग पैनिक हो जा रहा है सिर्फ पॉजिटिव होने पर और परेशान होता है और चाहता है कि हमको बेड्स मिल जाए। रिलेशन भी खराब होता है डॉक्टर लोगों का कि हमको बेड्स नहीं दे पा रहा है, अगर जो लोग आपको जानता है। और दूसरा मैं एक चार्ट के थ्रू मैं बताना चाहूंगा उन लोगों को जो लोग स्वस्थ हैं, एसिम्प्टोमेटिक है या कोरोना पॉजिटिव भी और एसिम्प्टोमेटिक है, उन लोगों को जो दूसरा कैची वर्ड बनाया है वो M3PHC। M3 का मतलब है कि 3 बार अपने आप से वादा करना चाहिए आज के डेट में सब लोगों को, मैं। पहला M है मास्क, मास्क हमें पहनना चाहिए। दूसरा M है मल्टीविटामिन्स, जितना हो सके मल्टीविटामिन्स A, B, C जो भी है आपको मिलता हो या आपको फूड से मिलता हो उसको इनकरेज कीजिए खाना। और तीसरा M है माउथ का बीटाडिन से गार्गल करना, या नहीं तो गर्म पानी में नमक डाल करके गार्गल करना चाहिए। और 3 बार आपको प्रॉमिस करना है मैं प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर योरसेल्फ। सो वो P है प्रोन पोजीशन। आपको बताना चाहूंगा कि एक देखिए हमारा स्टाफ है, इसका अभी RT-PCR मैंने भिजवाया और ये इसकी सैचुरेशन कम थी और इनको हमने प्रोन पोजीशन किया, इसकी सैचुरेशन 78 और 79% आ रहा था, और ये पोजीशन पेट के बल प्रोन पोजीशन किया और इसका सैचुरेशन अब कितना आ रहा है 93-94 आ गया।
तो ये पोजीशन जो अगला पी जो है पीएचसी का प्रोन पोजीशन हमें सबको बताना चाहिए अगर आप ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं और आपका सेचुरेशन कम है तो। और एच से हैंड वॉश और सी से चेस्ट फिजियोथेरेपी, यानी कि चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए छोटी सी देखिए मशीन है एस्पायरोमीटर। डॉक्टर अनिल, एक सेकंड हमें रोकना पड़ रहा है सर आपको यहाँ पर। आपने बहुत विस्तार से बताया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, क्योंकि कोरोना से युद्ध में ऐसी भयावह तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं कि देखकर रूह कांप जाए। कहीं संक्रमित पति की जान बचाने के लिए पत्नी मेहनत कर रही है, तो कहीं पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटे को युद्ध करना पड़ रहा है। जब कोई अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रहा हो, जब नजरों के सामने किसी के पति की सांसें उखड़ने लग जाए, तो खुद अपनी परवाह कहां रह जाती है। इस महिला ने अपनी पति की जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। ये कहानी आगरा की है। महिला का नाम रेणु सिंघल है। अपनी पति रवि सिंघल को ऑटो से लेकर वो अस्पताल रवाना होती है, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं। पति ऑक्सीजन के बिना तड़पने लगे तो रेणु ने खुद अपनी सांसों से पति की सांसें बचाने की कोशिश की। वो नाकाम रही। कोरोना ने पति को छीन लिया। ऐसी ही एक और तस्वीर को देखने के बाद आपका दिल बैठ जाएगा, आपकी संवेदना शून्य हो जाएगी, आप सिस्टम के नकारेपन पर तिलमिला जाएंगे। ये भी आगरा की ही तस्वीर है। एक बेटे की कार है जिसकी छत पर पिता का शव पड़ा है। जयपुर हाउस के मोहित के पिता की मौत हो गई। मोहित ने शव को शमशान तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगाने की कोशिश की। कई बार कॉल किया, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो कार की छत पर शव को बांध अकेले ही शमशान निकल पड़े। अब यूपी के ही बिजनौर की तस्वीर देखिए। आगरा में कोई आगे नहीं आया तो बिजनौर में पुलिस का मानवीय चेहरा राहत दे गया। एक महिला के कोरोना संक्रमित होने की गलत खबर पर लोग अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आए तो पुलिस ने कंधा देकर अर्थी को शमशान तक पहुंचाया और अंतिम संस्कार करवाया। अपनी पत्नी और 2 छोटे बेटों के साथ बिलख बिलख करके रो रहे थे। मेरे द्वारा तत्काल पुलिस बल को भेजा गया। स्थानीय इंस्पेक्टर के मौजूदगी में पीपी किट पहन करके पुलिस ने उनको शमशान घाट ले जाने की व्यवस्था किया, कंधा दिया। वहां पर लकड़ी एवं अन्य हिंदू धर्म रीति रिवाज का प्रबंध किया गया। केवल उनके बेटे और पुलिस बल की मौजूदगी में उनके बेटे द्वारा मुखाग्नि दिया गया। और अब लखनऊ पुलिस का चेहरा भी देख लीजिए। लॉकडाउन में बंद होटल के 2 कर्मचारियों को यहाँ की पुलिस ने इसलिए बेरहमी से पीट दिया क्योंकि वो यहाँ रहकर किसी तरह दिन बिता रहे थे। आज तक ब्यूरो। किसका किसका दर्द हम आपको सुनाएं, किसका किसका गम हम आपको दिखाएं, किसकी किसकी तड़प हम आपको समझाएं। शहर शहर लोगों का कलेजा फट रहा है। किसी का कोई अपना जा रहा है तो कोई खुद चंद सांसों के लिए बेबस है। अरे भाई एक बार बताओ, बताइए क्या करेंगे। मैं 6 बजे से कल से घूम रहे सारे अस्पताल देख लिए, कहीं पे भी एंट्री नहीं दे रहे, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट। कहाँ जाएगा बंदा। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही है। अभी आपको एलएनजेपी में क्या कहा? बोरे बेड नहीं है अंदर। यहाँ पर मेरी मम्मी एडमिट लगता पूरी, यहाँ पे केयर बिल्कुल नहीं है सर। इनकी मदद करवाओ, या पानी भी नहीं पिला रहे इनको। सुबह से फोन कर रहे हैं पानी पिला दो, उनका थोड़ा देख लो। उनके हर आधे घंटे में पौने घंटे में ऑक्सीजन पानी खत्म हो जाता है। वहाँ पानी भरना कोई आता ही नहीं है। पूरी पूरी रात कोई नहीं देखता है वहाँ पे। वो तड़पती रहती, फोन करती रहती पूरी रात। यहाँ पे पूरी रात हम देख कर, लेकिन कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनता। अंदर हमने कल पता करवाया कहीं से, आईसीयू बेड खाली है। कह रहे अपनी अप्रोच लगवाओ, मिल जाएगा। अप्रोच कहाँ से लगवाए हम लोग सर? यहाँ कुछ केयर नहीं हो रही है पेशेंट की, कुछ केयर नहीं हो रही है। ऑक्सीजन बेड पे है, लेकिन भाई पानी खत्म होता, पौने घंटे पानी नहीं भर रहे हैं ये लोग। कोई देखने नहीं आता है, कोई देखने नहीं आ रहा है। बस 6-7 सिलेंडर खाली है, 8-7 गाड़ी है ना खाली सारा। 6 गाड़ी है हमारे पास में, मगर सारी ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो खड़ी हुई है। ये नरेना प्लांट है इसका, वहाँ से भराते, वहाँ भी लाइन लगी रहती है, नंबर ही नहीं आता भरवाने में जी। रात को अगर 2 बजे आएंगे तो 4 बजे नंबर आए ना भी आए, फिर कहते हैं जी अब कल आना जी, खत्म हो गया। बहुत कंडीशन खराब है, बहुत केसेस हो गए हैं। अब तो डर लगने लगा मैडम जी काम करते करते। यहाँ ले आते पेशेंट वाले लाते हैं, बेचारे हाथ पैर जोड़ते हैं, कहीं इधर ले जाओ कहीं उधर ले जाओ, परेशान हो जाते हैं। क्या करें वो। ऑक्सीजन की तो दिक्कत है, ये आपको पता है।
नहीं मिल रहा, बेड ही नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा जब अंदर जाएगा तो हम लोग को भी नहीं मिल रहा ऑक्सीजन। गवर्नमेंट की ये है ना कि सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी, वो ऐसा कोई नाम की चीज नहीं है। मैं 2 घंटे मुझे यहाँ 8 बजे से मैं यहाँ आया हूँ और देख लो 2-2.5 घंटे हो गए, अभी 1 घंटा और नंबर नहीं मेरा आने का। कि जाओ कोविड सेंटर में एडमिट हो जाओ और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन डिप हो रहा है, 88-85 आ गया मेरा ऑक्सीजन। घर में मैं क्वारंटीन था 12 दिनों से, घर में नहीं हो रहा है ठीक, तो मैं इधर डायरेक्ट आया क्योंकि आज खुलने का मेरे को पता था कि आज खुल रहा है, तो मैं इधर आ। पूरी दिल्ली घूम चुके हैं, कम से कम 10-15 हॉस्पिटल। मैं बताता हूँ 10 देखो, हिंदुराव गए, पुलिस लाइन गए और उसके बाद में तीरथ राम गए और ये इधर सादरा के इधर है, ये अपना शास्त्री पार्क में वो क्या नाम है उसका, तीसरे 0 पुस्ते पे है, उसमें गए। उसके बाद में छतरपुर गए अभी, ठीक है, हिंदुराव हॉस्पिटल गए, ठीक है। हम उनको रेफर लिखा गया है, LNJP के लिए लिखा गया था सर, वहाँ गए तो पेशेंट को मना कर दिया लेने से कि यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, तो सर वहाँ काफ़ी देर खड़े रहे, वेट करते रहे, फिर वहाँ से बोला कि GTV ले जाओ, GTV लेकर आए, यहाँ भी सर एंट्री नहीं ले रहे अंदर, और ऑक्सीजन भी सर ख़त्म हो रही है और पेशेंट को सीरियस। आपका कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था है सर? पूरे बिहार में, पूरे देश में सर यही स्थिति है, लोग त्राहिमाम है सर, भूख से नहीं मर रहा है, ऑक्सीजन से मर रहा है। हमारा निवेदन है सरकार से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, जल्द ही जल्द जो है ऑक्सीजन और दवाई की जल्द व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। मरीज ICU में हमारे यहाँ 5 मरीज एडमिट हैं, एक मरीज को लगभग 2 इंजेक्शन की नीड होती है और हम रोज लगभग 4 से 5 दिनों से रोज जो है रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको एक भी इंजेक्शन नहीं मिला। हमारे देश में कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। 3.5 लाख को पार कर गया है आंकड़ा पिछले 24 घंटों में, और जो मौतें हैं वो लगातार डराने वाली 2812। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ है। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स और जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सौरभ चौधरी MD विनायक हॉस्पिटल नोएडा और डॉक्टर आशीष जायसवाल। हम आप दोनों को शामिल करें। नोएडा में डॉक्टर सौरभ, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की भारी कमी है, क्या स्थिति है और आपके अस्पताल की क्या स्थिति है डॉक्टर सौरभ? सबसे पहले नमस्कार सईद सर। जैसे कि आपने कहा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी से जूझना पड़ रहा है हॉस्पिटल्स को, तो इस बात में तो पूरी सच्चाई है, क्योंकि हालांकि गवर्नमेंट पूरे युद्ध स्तर पे काम कर रही है ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन में और कुछ जो हमारी जहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रही है उन जगहों पे ओवर क्राउडिंग की वजह से टाइमली हॉस्पिटल्स को जो है ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से साइकिल कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है और वो जो आधे घंटे या 1 घंटे का भी जो डिफरेंस आ जाता है वो मरीजों के लिए बड़ा फेटल प्रूव होता है और कई जाने इस दिक्कत से जो है जाती हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, गवर्नमेंट से भी यही निवेदन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और खासकर आज तक ने आज बड़ा सहयोग किया। जब हम लोग इस दिक्कत से जूझ रहे थे सुबह, तो बहुत ही टाइमली इंटरवीन आप लोगों की वजह से हो पाया, और हमारे जो DM साहब हैं इधर के सुहास एलवाई जी, उन्होंने भी बड़ी मदद करी। तो आज तो एक हादसा होते होते हम लोगों ने अवॉइड किया, लेकिन आगे सप्लाई चेन हम लोगों की कैसे पूरी हो पाए, इसके लिए मेरे ख्याल से हम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, जिससे कि ऐसे इंसिडेंट जो है अवॉइड हो पाए। ये गंभीर बात है डॉक्टर सौरभ जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं लगातार और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर से, हॉस्पिटल ओनर से हम लोग बात कर रहे हैं, वो यही है कि हर हॉस्पिटल की आज स्थिति ये है कि 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा की ऑक्सीजन बाकी है, और ये बड़ा ज्यादा डराती है ये चीज। लेकिन इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले डॉक्टर आशीष जायसवाल, जो कि आप भी डॉक्टर आशीष अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसी स्थिति में जब ऑक्सीजन की कमी है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर आशीष जब बेड्स की कमी है, ऐसी स्थिति में जब मरीज एकदम से पैनिक हो रहा है, तो वो क्या करे कि कम से कम पैनिक ना हो और उसको इलाज मिलेगा, थोड़ा देर से ही सही। तो इतनी वो जो देरी होती है घर से हॉस्पिटल पहुंचने की, ऑक्सीजन की कमी की, उसमें वो क्या करे डॉक्टर आशीष? देखिए, सबसे पहले हमें समझना
पड़ेगा। पहले हम सैचुरेशन का कट ऑफ बोला था 92 पे हमें भागना चाहिए अस्पताल के लिए। अब हम लोग जो भी हॉस्पिटल में हमने उसको 88% कर दिया है। 88% एक ऐसा नंबर है कि इसके नीचे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत जल्दी फॉल करती है। यानी अगर 88 से भी ऊपर कोई भी नंबर अगर हम सैचुरेशन का मेंटेन कर पाते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसमें इंपॉर्टेंट को समझना पड़ेगा कि हमारी जो ऑक्सीजन गिरती कब जाता है, जब भी पेशेंट को फीवर ज्यादा आता है तभी ऑक्सीजन गिरती। इसलिए अभी घर में जब भी आप रहें तो अपने फीवर को रोकें, फीवर को आने से मत दें। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आता है कि आप लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, डीप इंस्पिरेशन और डीप एक्सपिरेशन, और ऐसे शैलो ब्रीदिंग मत करें, डीप एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग करें, उससे भी सैचुरेशन अप हो जाता है। एक प्रोन पोजीशनिंग हम लोग सब लोग बोल रहे हैं, वो भी थोड़ी सी हेल्प करती है, 3-4% बढ़ा देती है। एक इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि टैकीकार्डिया, जब भी हार्ट रेट बढ़ता है तब भी अपने आप ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप करने लग जाता है, और ये इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो एंजाइटी। हम लोग देखते हैं पेशेंट का फोन आता है कि हमारा सैचुरेशन 86 है, जब यहाँ पे आते हैं तो 92-93 निकल के आता है। यानी अगर आप एंजाइटी भी करेंगे, आप एंशियस होकर आपका हार्ट रेट बढ़ेगा और सैचुरेशन आपका ड्रिप करने लग जाएगा। एक इसमें और भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम नेबुलाइज करते हैं, हम लोग सभी पेशेंट को पहले दिन से नेबुलाइजेशन के लिए बोल रहे हैं, कुछ ऐसी दवाएं भी लिख रहे हैं जिसके कारण लंग्स में जो सिक्रीशन थोड़े कम हो, जिसके कारण जो ऑक्सीजन का जो फ्लो है लंग के अंदर वो बढ़ता रहे। यानी अगर इन सब छोटी छोटी चीजों को हम सब समअप कर दें, एक साथ पूरा कर लें, तो हम लोग बच सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर बार पूछते हैं कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये एंजाइटी है कि नहीं ना। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अगर आप घर में 6 मिनट अगर आप चलें घर पे, मान लीजिए आपका सैचुरेशन 93-94, अगर आप 6 मिनट चल पाते हैं और आपका सैचुरेशन 3 से ज्यादा कम नहीं गिरता है, इसका मतलब आपको आगे चल के ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है बहुत ज्यादा, आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। और जो अगर आपका सैचुरेशन कभी कभी कम हो रहा है वो एंजाइटी के कारण है। डॉक्टर आशीष, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि लगातार ये हर रोज हम आप जैसे डॉक्टर्स के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो ये एक्सरसाइज करने को जरूर बोल रहे हैं कि अपने आप को देखिए। लेकिन एम्स और दिल्ली का एम्स यानी कि देश का सबसे प्रतिष्ठित सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, और इस वक्त पटना एम्स से डॉक्टर अनिल कुमार और डॉक्टर नवीद जो हैं वो दिल्ली एम्स से सबसे ज्यादा निगाहें और सबसे ज्यादा उम्मीद की तरफ अगर कोई देखता है तो डॉक्टर अनिल और डॉक्टर नवीद वो एम्स की तरफ देखता है। तो पहले आप डॉक्टर नवीद, इस वक्त स्थिति क्या है? क्या पेशेंट्स ले रहे हैं? क्या ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा वहां पर है? क्या आपकी तरफ से कोई आश्वासन मरीजों को? देखिए, मैं एक बात पे जाना चाहता हूँ, हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो स्टे एट होम, मतलब अपने घर पे रहिए, 92-95% लोग घर पे ठीक हो जाएंगे। दूसरा है स्टे लोकल, आप जिस एरिया में हैं उसी एरिया के अस्पताल में जाइए, वहाँ के डॉक्टर इतने एक्सपर्ट हैं कि आपका बढ़िया से बढ़िया इलाज कराएंगे। एक तो वो आपके एरिया में है, एक आपकी जानकारी में है, और उनके साथ आपका वार्तालाप भी है। तो ये स्टे लोकल, हमें ये नहीं कहना कि ये अस्पताल अच्छा, वो अस्पताल अच्छा, वो अस्पताल अच्छा, वो अस्पताल अच्छा। सारे अस्पताल इस टाइम बेस्ट हैं, हमें हर अस्पताल को उस लेवल पे रखना है। और वहाँ के हर डॉक्टर पिछले साल के एक्सपीरियंस से हर जगह के डॉक्टर सुपर एक्सपर्ट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हर जगह इस टाइम आपके पास सुपर एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे लोकल एरिया में रहेंगे तो जल्दी ठीक होंगे, जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे, कहीं वेट नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी मेरी आपकी मीडिया से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है सर, आप मीडिया के सभी लोगों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए कि हम पैनिक को कैसे घटाएं और पॉजिटिव मैसेज कैसे दें। तो अगर मीडिया के लोग आपस में बैठेंगे, बात करेंगे, ये देश की विपदा है, इस विपदा में हमें पैनिक कम करने में और पैनिक को ठीक करने में हमारे मीडिया चैनल्स का सबसे बड़ा रोल है। और मेरी तो बहुत, हाँ जी, थैंक यू सर, बहुत सम्मान के साथ ये जो कवायद है और ये जो आप और हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से अभी डॉक्टर अनिल ने कितना बढ़िया चार्ट बना के दिखाया है कि आप घर में रहें और इस तरह से अपने आप को संभालें, तो हमारी कोशिश सर बिल्कुल यही है। लेकिन खबर दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है, हमें ये भी देश को बताना होगा कि पिछले 24 घंटों में 3.5 लाख से ज्यादा नए पॉजिटिव मिले हैं और 2800 से ज्यादा की मौत हुई है, ये भी बताना जरूरी है। डॉक्टर अनिल, बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर अनिल, आपने बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया था जो डॉक्टर नवीद कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या ऑक्सीजन की अभी भरपूर मात्रा है? क्या जो मरीज वहां पर हैं उन्हें एडमिशन मिल रहा है? इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज।
हमारे संस्थान में ऑक्सीजन की बिल्कुल भी किल्लत नहीं है। हमारा अपना ऑन प्लांट है, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है और एडमिशन भी हो रहे हैं। दिक्कत यही है कि हम लोग अभी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल कंप्लीटली नहीं कर पा रहे, यानी कि जनरल पेशेंट को भी देखा जा रहा है हमारे यहाँ, और कोविड भी सिग्निफिकेंट नंबर का बेड है हमारे यहाँ जो कि हम लोग कर रहे हैं और डिस्चार्ज हो रहे हैं, उसके बाद पेशेंट का एडमिशन हो रहा है जी। और मैं बिल्कुल डॉक्टर नवनीत जो बोले उससे मैं सहमत हूँ। और मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग बिहार में, जो मेरा अनुभव है 5,000 लोगों से जो मैंने बात किया है पिछले कुछ दिनों में, उन लोगों को अगर आप ठीक से बात कर लेते हो, अगर उन्हें आप काउंसिल कर लेते हो कि नहीं आप ठीक हो, मैं आपके साथ हूं और ये सब दवाई है आप खाओ, तो निश्चित रूप से वो इम्प्रूव होते हैं और ठीक होते हैं और पॉजिटिव फीडबैक 7-8 दिन के बाद देते हैं कि सर आपने हमारी जान बचा ली। तो ये अहम बात है जो कि आपके चैनल के थ्रू आम जनता तक पहुंचना चाहिए कि अगर कोरोना संक्रमण किसी को हो जाता है तो घबराई नहीं। ये भी तो बात है ना डॉक्टर अनिल, ये भी तो बात है कि आप लोगों पर इतना ज्यादा बोझ है, पेशेंट्स इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि बात करना आपके लिए, फोन उठाना मुश्किल होता है, तो कंसल्ट करना, फोन पे कंसल्टेंसी देना, ये बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर सौरभ से भी चर्चा हुई थी कि क्या आपके वहां ऐसे कोई डॉक्टर्स हैं जो फोन पर कोरोना पेशेंट्स जो हैं, जो घर पर हैं, उन्हें कंसल्ट करें। कम से कम आप एक अपने हर हॉस्पिटल में 2-3 डॉक्टर्स का एक पैनल बना दीजिए 24 घंटे, जो कम से कम कोई भी हो, है ना। तो इस तरह की बात हुई थी। हमारे यहाँ टेलीमेडिसिन अलग विंग है, हमेशा कॉल्स लिए जाते हैं और हम लोग डेडिकेटेड डॉक्टर रखे हुए हैं इसके लिए, जिन लोगों को ये जो होम आइसोलेशन का जो कंसेप्ट है, जो आपको डी लैम्प और M3 PHC जैसी बात बताया, ताकि आम लोगों को तुरंत समझ में आए और इसका लाभ ले पाए। ठीक है डॉक्टर अनिल। डॉक्टर सौरभ आपके पास आए, उससे पहले डॉक्टर समीर, ऐसे कौन से डॉक्टर समीर लक्षण हैं जो ऑक्सीजन की कमी से पहले हमें दिख सकते हैं और हम अलर्ट हो सकते हैं? आपने बहुत इम्पोर्टेंट अब क्वेश्चन किया है। एक्चुअली जैसा कि मेरे को स्पीकर्स भी बोल रहे हैं कि देयर इज अ सिचुएशन ऑफ पैनिक। आदमी, कई लोग ऐसे हैं जो कि जल्दी पैनिक करके बहुत जल्दी हॉस्पिटल्स आ जाते हैं एंड दे ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस। उन्होंने बेड भी ऑक्यूपाई कर लिया और जबकि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो आम जनता को या सबको ये समझ लेना पड़ेगा कोविड पैंडेमिक के टाइम्स में कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक लक्षण हो सकते हैं जिससे कि उनको हॉस्पिटल कंसल्टेशन जल्दी ले लेना चाहिए जी। जो स्पेसिफिकली एक चीज मैं बता रहा हूं, जो कोरोना की बीमारी है, इसमें सबसे प्रीडोमिनेंटली ये लंग्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। और कोविड निमोनिया, जिसको कि हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, वो ही एक ऐसी चीज है जो कि एंड पॉइंट डिजीज की तरफ पेशेंट्स को ले जा रही है। कोविड निमोनिया से लंग्स फेल हो रहे हैं, पेशेंट वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं और अल्टीमेटली ऑक्सीजन एक्सचेंज ना होने की वजह से, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से पेशेंट हम लोग लूज कर जाते हैं जी। तो जो आम जनता को समझने वाली चीज है कि आपको या किसी भी पेशेंट को अगर बुखार आया, गला खराब हुआ और लिथार्जी होना शुरू हुआ, वेग सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे हेडेक, मलेज, थकावट बहुत ज्यादा होना शुरू हुई, और जो पहला सिम्टम ज्यादातर पेशेंट्स के पास आ रहा है, जो कि अर्ली आ रहे हैं हम लोग के पास, वो ये आ रहा है कि उनको सांस लेने में इनिशियली थोड़ी सी भी तकलीफ जब होने लगती है सर, तो वो हॉस्पिटल को कंसल्ट करना शुरू करते हैं या डॉक्टर्स को कंसल्ट करना शुरू करते हैं। मैं क्योंकि किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हूँ और ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बेड वाइज, तो हम लोगों के पास ज्यादातर सीरियस पेशेंट्स ही आ रहे हैं जिनका कि सैचुरेशन 40%, 30%, 70% इस तरीके से लेके आ रहे हैं। एंड ये वो पेशेंट्स हैं जो कि अपनी बीमारी को काफी दिनों तक टालते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल खांसी जुकाम है, और हमने गांव में किसी डॉक्टर से दवा ले ली थी और मैंने फोन पे अपने एक रिलेटिव से पूछ लिया था कि क्या करना है, और ये लोग डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारे को मेंबर्स ने बताया कि जैसे हम लोग के यहाँ भी टेलीमेडिसिन, ई कंसल्टेशन, फोन कंसल्टेशन, तीनों चीजें चल रही हैं एंड हमारे सारे डॉक्टर्स नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप यहाँ पर। वो नीम हकीम खतरे जान, उससे बचना चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा हम लोग आजकल ध्यान दे रहे हैं
घरेलू इलाज पर भी। लेकिन डॉक्टर सौरभ, जैसे लखनऊ की स्थिति डॉक्टर समीर ने बताई और लखनऊ में केसेस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उस पर हम आपसे चर्चा करना चाहते थे। सर, नोएडा का हाल भी वही है, नोएडा जबरदस्त प्रभावित है। डॉक्टर सौरभ, किस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं, कैसे आप मदद कर रहे हैं और क्या सलाह इस वक्त आप देना चाहेंगे, क्योंकि नोएडा में हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, आपके खुद के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। जी, जैसे कि आपने बताया कि नोएडा बिल्कुल ओवर क्राउडेड हो गया है कोविड पेशेंट से, और पेशेंट प्रेजेंट करता है वही बुखार, खांसी, बदन दर्द और खासकर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना और स्मेल ना आना। ये जो 5-6 सिम्टम हैं काफी इम्पोर्टेंट हैं पेशेंट्स के। और जैसे कि डॉक्टर समीर ने भी बताया कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि शुरुआती दिनों में इस बुखार को बहुत ही कैजुअली लेते हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि बीमारी सर पे फैली हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस टाइम पे किसी भी बुखार के मरीज को जो कि खांसी या फिर सोर थ्रोट के साथ प्रेजेंट कर रहा है, सही सर, उनको कोविड मान के चलना है अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज, क्योंकि छोटी जगहों पे वो लोग टेस्ट करा लेते हैं। कोई कहता है मुझे टाइफाइड डिटेक्ट हुआ है, कोई कहता है मुझे मलेरिया डिटेक्ट हुआ है। हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं, RT-PCR कराते हैं, तो टेस्ट पॉजिटिव आते हैं कोरोना के लिए, और तब तक वो लेट हो गया होता है, 6-7 दिन बीत गए होते हैं। तो जो निमोनिया होता है वो बहुत ज्यादा स्तर पे पनप जाता है लंग्स में। नई जाने जो है इस चक्कर में हम लोग लूज कर रहे हैं। 30 इयर्स के लोग, 32 इयर्स के लोग जो है उनके लंग्स पूरे इन्वॉल्व होके वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, और सर्वाइवल के चांसेस जैसे जैसे दिन बीतते हैं उतने कम होते जाते हैं। ये डॉक्टर सौरभ बहुत ही महत्वपूर्ण और डराने वाली बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। डॉक्टर आशीष जायसवाल, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर नवीद विक, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर समीर मिश्रा, आप सभी का बहुत धन्यवाद, और आप सभी की राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाखों लोगों ने इसे देखा है और इसका फायदा उठाने की वो कोशिश करेंगे। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है, आपको बचना है, अपने परिवार को बचाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।